हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा वीडियो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पार्ट 4। इसमें हम बात करेंगे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। इसमें हम बात करेंगे कि जो क्लासिकल थ्योरी के अजम्पशंस हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रहता है, अगर हम मनी भी इंट्रोड्यूस कर देंगे सिस्टम में तो भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो मनी है इट डज़ नॉट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी, कि जो प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो नहीं होगी फ्री मार्केट सिस्टम में, और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर इज़ गारंटीड। इनके हिसाब से जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो सिर्फ प्राइस लेवल ऑफ आउटपुट को डिटरमाइन करती है। जो क्वांटिटी ऑफ मनी है इट ओनली डिटरमाइंस द प्राइस लेवल ऑफ आउटपुट, और ये किसी भी तरह से सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, रियल मैग्नीट्यूड है, उसको अफेक्ट नहीं करती है। मतलब कि अगर हम मनी मार्केट की भी बात करें तो एग्रीगेट डिमांड डेफिशिएंसी नहीं होगी और इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर प्रिवेल करेगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट जो इक्विलिब्रियम है वो प्राइस लेवल में मनी सप्लाई इंक्रीज होने से अगर प्राइस लेवल में चेंज आता है तो सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल नॉट राइज और इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर प्रिवेल रहेगा। तो अब हम बात करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनके हिसाब से जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है इट डिटरमाइंस प्राइस लेवल इन एन इकोनॉमी, और इसको इन्होंने एक्सप्रेस किया है बाय फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है दैट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड बाय फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है वो है mv इज इक्वल टू पी वाई, या उसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू mv अपॉन वाई। अब m यहाँ पे क्या है, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। p क्या है यहाँ पे, प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इनकम, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है, ये जो इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक यूनिट ऑफ मनी को कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने यूज़ किया है किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। जो it is defined as the number of times a unit of money is used for purchasing goods and services in a particular period of time, that is income velocity of circulation of money। अब यहाँ पे हम क्लासिकल थियोरी में हम जो वेलोसिटी है उसको मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट है। देन व्हाट इज़ वाई, वाई इज़ लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है उसको हमने लिखा है y से। तो जो फिशर इक्वेशन है दैट इज़ mv इज इक्वल टू पी वाई, या उसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू mv अपॉन y। तो क्लासिकल थियोरी के हिसाब से जो y है और v है दे रिमेन कांस्टेंट, है ना, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो जो प्राइस लेवल है, अगर v और y कांस्टेंट है तो जो प्राइस लेवल है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना। और अगर मनी में इंक्रीज़ होगा या मनी में किसी भी तरह से चेंज होगा तो जो प्राइस लेवल है उसमें भी इंक्रीज़ होगा। मतलब अगर हम मनी सप्लाई को डबल कर देंगे तो प्राइस लेवल विल आल्सो गेट डबल्ड, और अगर प्राइस लेवल डबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो मनी की वैल्यू है वो कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई ब्रिंग्स राइज इन प्राइस लेवल इन द सेम प्रपोर्शन, और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑब्वियसली जो मनी की वैल्यू है वो कम होती है। तो फिशर की जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है दैट इज़ mv इज इक्वल टू पी वाई, v एंड y रिमेनिंग कांस्टेंट, जो प्राइस लेवल है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय क्वांटिटी ऑफ मनी। तो यही है कि प्राइस लेवल इज़ डिटरमाइंड बाय द मनी सप्लाई, और इंक्रीज इन मनी सप्लाई ब्रिंग्स अबाउट राइज इन प्राइस लेवल इन द सेम प्रपोर्शन।
अब ये जो सप्लाई ऑफ मनी है दैट इज़ फिक्स बाय मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स सेंट्रल बैंक। जो सप्लाई ऑफ मनी है ये फिक्स रहती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसको फिक्स करते हैं। अब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक सप्लाई ऑफ मनी है और एक डिमांड फॉर मनी, और उससे ही प्राइस लेवल जो है वो डिटरमाइन होगा। तो क्लासिकल थियोरी के हिसाब से जो मनी है इसका जो फंक्शन है वो जो मेन फंक्शन है इट इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो जो डिमांड फॉर मनी है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द मनी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस अकरिंग इन द इकोनॉमी। जो टोटल ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में हो रहे हैं उनका जो मनी वैल्यू है वो होगी हमारी डिमांड फॉर मनी। तो अगर हम एग्रीगेट आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजेक्टेड, और वो होगी हमारी डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा? पी वाई अपॉन वी। पी वाई क्या है? जो टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजेक्टेड, और वी क्या है यहाँ पे? 1/v क्या हो गया? इन्वर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। तो जो डिमांड फॉर मनी है वो हमारी होगी पी वाई अपॉन वी। अब जो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्राइस लेवल है वो कहाँ डिटरमाइन होगा, कैसे डिटरमाइन होगा? सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी के इक्विलिब्रियम से। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? जो मनी सप्लाई है दैट इज़ इक्वल टू डिमांड फॉर मनी। मनी सप्लाई को हम लिखते हैं एम से और डिमांड फॉर मनी को हमने लिखा पी वाई अपॉन वी से। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया? एम वी अपॉन वाई, और यही हमारी क्या थी? फिशर की इक्वेशन थी, पी इज इक्वल टू एम वी अपॉन वाई। तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बराबर होंगे, वहाँ पे जो प्राइस लेवल है वो इकोनॉमी में डिटरमाइन हो जाएगा। तो अब क्लासिकल थियोरी के हिसाब से जो ये जो ग्राफ है इसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे प्राइस लेवल डिटरमाइन होता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी के इक्विलिब्रियम से, और अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आता है तो प्राइस लेवल में भी चेंज आता है। अब इस फिगर में आप देखिए ये जो राइजिंग स्ट्रेट लाइन है दिस इज़ आवर डिमांड फॉर मनी। उसका मतलब क्या है? वी और वाई को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो प्राइस लेवल में के बढ़ने के साथ साथ जो डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज़ होती है ना। अगर जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें ज़्यादा मनी चाहिएगी अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए, तो डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ होगा। जो M0 है दैट इज़ अवर मनी सप्लाई, है ना, क्योंकि जो मनी सप्लाई ऑफ मनी है दैट इज़ फिक्स बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो डिमांड फॉर मनी पी वाई अपॉन वी इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ मनी M0 एट, ये इक्विलिब्रियम में कहाँ है? पॉइंट E0 पे। तो जो प्राइस लेवल है वो डिटरमाइन होता है OP0, क्योंकि इस प्राइस लेवल पे डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, है ना। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है वो क्या डिटरमाइन हो जाता है? OP0। अब अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीजेज टू OM12 फ्रॉम OM0, वो OM0 से बढ़ के कितनी हो जाती है? OM1। तो इनिशियल प्राइस लेवल पे, इनिशियल प्राइस लेवल क्या है? OP0। लोगों के पास दे विल बी होल्डिंग मोर मनी देन दे डिमांड एट इट। तो वो क्या करेंगे? वो पैसा, चूँकि जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे मनी का दैट इज़ मनी इज़ यूज फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज़, तो दे विल इंक्रीज देयर स्पेंडिंग। अब जब वो गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो जो प्राइस लेवल है दैट विल गो अप, है ना। जब मनी स्पेंडिंग हाउस होल्ड्स अपना पैसा
खर्च करना बढ़ाएंगे तो जो बिज़नेस फर्म्स हैं वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ा देंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएगी, है ना। और प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जो हाउस होल्ड है दैट विल नीड एंड डिमांड मोर मनी टू होल्ड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। प्राइसेस बढ़ने के साथ क्या होगा, जो डिमांड फॉर मनी है वो भी बढ़ेगी। तो जो नया इक्विलिब्रियम है वो सेट होएगा डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी बराबर होंगे पॉइंट E1 पे, है ना। जो मनी सप्लाई M1 है, इंक्रीज मनी सप्लाई M1 है और डिमांड फॉर मनी है वो बराबर होंगे पॉइंट E1 पे। और डिमांड फॉर मनी जो प्राइस लेवल है वो अब हो गया OP0 से OP1। तो जब मनी सप्लाई बढ़ा, OM1 हो गई मनी सप्लाई, तो प्राइस लेवल भी OP0 से बढ़ के OP1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि फिर से इसको मैं बता देती हूँ, अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है ना, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ होती है, तो जो लोग हैं वो इनिशियल प्राइस लेवल पे जितनी डिमांड कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा उनके पास होल्ड रहेगा। तो वो क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज पे अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं उनको बढ़ाएंगे। तो जब हाउस होल्ड की स्पेंडिंग्स बढ़ेगी तो जो फर्म्स हैं दे विल इंक्रीज प्राइसेस ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। और जब प्राइस राइज होगा तो हाउस होल्ड्स विल नीड एंड डिमांड मोर मनी टू होल्ड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस। और with the increase in money supply to M1, the new equilibrium between demand for money and supply of money is attained at point E1 and price level has risen to P1। तो जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो जो हमारा इक्वेशन था वो क्या था, हमारी जो इक्वेशन थी वो थी P इज इक्वल टू MV अपॉन Y, है ना। Y एंड V रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर मनी सप्लाई में चेंज होता है तो प्राइस लेवल में चेंज आता है। तो क्लासिकल थियोरी ऑफ इकोनॉमी के इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर हम मनी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे सिर्फ प्राइस लेवल में चेंज आएगा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड एफिशिएंसी किसी भी तरह से क्रिएट नहीं होगी और इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही प्रिवेल करेगी। इकोनॉमी में हमेशा लेबर का फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। जो क्वांटिटी ऑफ थियोरी ऑफ मनी है उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो उस पर बनाएंगे। ये था हमारा क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 4, जिसमें हमने मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की बात की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई